आप सभी को जय हिंद, प्रातःकालीन नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं गणित का पहला चैप्टर। आपके क्लास 10th के गणित का ये पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हिंदी में, इसी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर वास्तविक संख्याएं में हम तीन चीज को जानेंगे, तीन टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। इसके अंतर्गत हम लॉसॉ और मॉसॉ को पढ़ेंगे। लॉसॉ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त और मॉसॉ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। फिर अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसा कि हम बताएं थे आपको, और फिर आज हम देखेंगे अच्छी तरीके से। अपरिमेय संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जिसको रूट ए के रूप में लिखा जाए। किस रूप में लिखा जाए? रूट ए के रूप में लिखा जाए। और जहां पर ए क्या हो? अपूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? अपूर्ण वर्ग संख्या। अब कहिएगा सर अपूर्ण वर्ग संख्या का हो क्या होता है? तो अपूर्ण वर्ग संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। जैसे अगर मान लीजिए हम रूट 4 लिखे तो रूट 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2। अगर हम लिखिए रूट 16 तो इसका भी निकल जाता है 4। अगर हम लिखते हैं रूट 64 तो इसका भी निकल जाता है 8। लेकिन अगर हम लिखते हैं रूट 3 तो इसका निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो जिसका रूट क्या हो? रूट ए के रूप में जो संख्या लिखा जाए, जहां रूट ए अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, अपूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए अपूर्ण वर्ग संख्या हुई, ऐसे संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आइए अब हम इस तीनों चीज को एक एक करके, इस तीनों टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले वास्तविक संख्या जानेंगे, फिर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को जानेंगे, फिर अपरिमेय संख्या को जानेंगे। देखने के लिए ये तीन टॉपिक, तीनों टॉपिक में ये पहला चैप्टर खत्म। पहला चैप्टर खत्म, वास्तविक संख्या। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आइए समझने की कोशिश करते हैं वास्तविक संख्या। आप लोग हेडलाइन दीजिए वास्तविक संख्या, ऊपर में हेडिंग वास्तविक संख्या क्या है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए वास्तविक संख्या होता क्या है। सबसे पहले वास्तविक संख्या समझने से पहले हमको दो प्रकार का संख्या के बारे में जानना जरूरी है। एक है वास्तविक संख्या दो संख्या के मिलने से बने। एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये देखिए। परिमेय संख्या कहते हैं ऐसे संख्या को जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। जरूरी नहीं है यहां हम p बाई क्यू ही ले, यहां हम a बाई बी, c बाई डी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे वो दोनों संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या? वो दोनों संख्या होना चाहिए चर संख्या। अच्छा, चर संख्या अचर संख्या बुझते हैं? बीज गणित में नहीं समझते हैं तो एक मिनट देख लीजिए, समझिए। चर और अचर क्या होता है? चर कहते हैं जितना भी अल्फाबेट है ABCD से लेकर के Z तक, ये चर होता है। X का वैल्यू बदलता है, कभी X का वैल्यू 1 हो जाता है, कभी X का वैल्यू मेरे ऊपर निर्भर करता है, हम 2 भी ले सकते हैं। X का वैल्यू 3, तो जिसका मान बदले उसको चर, और जिसका मान नहीं बदले उसको अचर। नहीं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये सब क्या हो गया? अचर हो गया। तो कोई भी चर राशि हम रख सकते हैं। चर राशि क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हम यहां पर अचर लिख देते हैं 3/4, तो इसका मतलब क्या है? 4/5 नहीं होगा, 5/6 नहीं होगा। लेकिन इस p के जगह पर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, और q के जगह पर कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो रख तो सकते हैं, लेकिन p और q दोनों नंबर क्या होना चाहिए आपस में? ये दोनों नंबर होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि सर ये पूर्णांक आखिर क्या होता है? तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक कहते हैं किसको? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के साथ साथ
प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को प्राकृतिक संख्या तो हो ही, अब प्लस प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप, प्राकृतिक संख्या का सीधे यहां लिख दीजिए ऋणात्मक रूप, तो हो गया। धनात्मक लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए क्यों नहीं है जरूरी सर? इसलिए कि अगर हम पूर्ण संख्या कह दिए तो पूर्ण संख्या का मतलब ही हो गया जीरो से होकर शुरू होने वाले गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शून्य से शुरू होता है, शून्य से शुरू होने वाले गिनती के सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? एक से शुरू होती है। कोई चीज आप गिनना शुरू करते हैं, जैसे कहेंगे इस क्लास में कितना विद्यार्थी है, तो कहां से गिनिएगा? एक से गिनिएगा ना, जीरो से गिनिए, एक से गिनिएगा। क्लास में कितने विद्यार्थी, एक से गिनना शुरू कीजिए। तो गिनती से शुरू होने, देखिए जीरो से शुरू होने वाले नंबर को पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने वाले, शून्य, एक, दो, तीन, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते एंड सो ऑन अनंत तक जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। लेकिन हम यहाँ क्या लिखे? प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप। तो ऋणात्मक रूप क्या हुआ? देखिए जैसे 1 है तो 1 का हो गया -1, केवल माइनस साइन लगा देना है तो हो गया ऋणात्मक। प्लस साइन लगा रहे, अगर देखिए धनात्मक संख्या कोई संख्या ऑलरेडी होता ही है। जैसे अगर हम 6 लिख रहे हैं तो 6 का मतलब ही है कि +6, प्लस इसमें छिपा हुआ है, प्लस इसमें छिपा हुआ है। अगर हम 12 लिखे तो इसमें क्या है? प्लस छिपा हुआ है, +12। तो देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप कर है, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। और ये भी रहेगा पूर्णांक संख्या में 6, 8, 10, ये तो रहेगा क्योंकि ये पूर्ण संख्या में ही आ गया, जीरो से शुरू होने वाला आया कि नहीं? 0 1 2 3 4 5 6 इसी के बीच में आता है, 7 8 9 10, तो ये भी रहेगा। और इसके साथ साथ जीरो भी रहेगा, इसीलिए हम लिखे जीरो से शुरू होने वाले संख्या का दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप नहीं, तो प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या, ये दोनों जब मिल जाता है तो क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। तो पूर्णांक में क्या होगा? जीरो भी होगा, -1 भी होगा और 1 भी होगा। मतलब धनात्मक संख्या भी होगा, ऋणात्मक संख्या भी होगा और जीरो भी रहेगा। सीधी सी बात है। पूर्णांक कोई पूछे क्या है तो क्या कहिएगा? धनात्मक ऋणात्मक संख्या के साथ साथ शून्य का होना, यानी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को, पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को ही क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक जैसे ही हम पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक में 6 भी आएगा और -6 भी आएगा, जीरो भी आएगा। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या का केवल, अगर हम पूर्ण संख्या का सीधे बात करते हैं तो पूर्ण संख्या का कहने का मतलब क्या है? 0 से 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन जहां पे ऋणात्मक आ जाएगा तो कहेंगे ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये संख्या पूर्णांक संख्या है। कैसा पूर्णांक संख्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। कैसा पूर्णांक संख्या? ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ गए? तो 6 कोई भी संख्या में, प्राकृतिक संख्या में आप क्या लगा दीजिए? जैसे 100, 101 प्राकृतिक संख्या है ना, 1 से शुरू होने वाले कोई भी संख्या, उस संख्या के पहले माइनस लगा दीजिए तो हो गया ऋणात्मक संख्या, और उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। तो पूर्णांक में 6 भी आएगा, -6 भी आएगा, 100 भी आएगा, -100 भी आएगा, 1000 भी आएगा, -1000 भी आएगा, जीरो भी आएगा। नहीं तो ये हुआ। अगर पूर्णांक संख्या को हमको दर्शाना हो नंबर लाइन पे तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? पूर्णांक संख्या, देखिए ये कैसे समझेंगे? ये मान लीजिए नंबर लाइन है 0, इसके राइट हैंड साइड जितना नंबर होता है ये क्या होता है? धनात्मक संख्या। 1 2 3 4 5 6 ये सब धनात्मक संख्या। और लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 ये हो गया ऋणात्मक। तो पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होने वाले संख्या पूर्ण संख्या हो गया। नहीं, पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? अब देखिए ये हो गया, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जिसमें p और q पूर्णांक हो। अब p और q पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है सर? जैसे p और q पूर्णांक कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 5/6 भी होगा सर, और -5/6 भी होगा। समझ गए?
क्यों होगा -5/6 सर? चूंकि पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, निगेटिव भी होता है। क्या 5/-6 होगा? ये भी होगा, ये भी होगा। 0/4 होगा? हाँ होगा। क्यों होगा 0/4? क्योंकि 0 तो पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 भी आता है, लेकिन 4/0 नहीं होगा। इसको कहेंगे अपरिभाषित। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आप ही तो बताए हैं परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कह रहा है? ऐसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो। यहां q 0 के बराबर हो गया। q मतलब नीचे वाला, नीचे वाला को बोलते हैं हर, और p मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। नहीं तो अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होगा, हर 0 नहीं होगा। अगर कहीं भी 4/0 लिखा हुआ मिल जाए और कहे आपको कि ये क्या, ये परिमेय संख्या है, तो कहिएगा अपरिभाषित। क्या कहिएगा? अपरिभाषित या अर्थहीन नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं ऐसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जिसमें p और q पूर्णांक हो, जहां q 0 के बराबर नहीं हो। q 0 के बराबर नहीं हो, q मतलब नीचे वाला हर 0 के बराबर नहीं हो, अंश 0 हो सकता है। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसके अंतर्गत, अब परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये परिमेय संख्या जो है, इसके अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं। परिमेय संख्या समझ गए ना क्या होता है? अब इस परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं, इसको हम q से डिनोट करते हैं परिमेय संख्या को। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं, छोटे छोटे। परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है एक पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। जो भी हम पढ़े ना पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक आ जाता है परिमेय संख्या के अंतर्गत। एक हो गया पूर्णांक, और दूसरा क्या होता है देखिए ध्यान से, एक होता है पूर्णांक संख्या, और दूसरा पूर्णांक के साथ साथ भिन्न। भिन्न भी हो जाए। भिन्न जानते हैं किसको? जिसको हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, भिन्न भी आपको बताते हैं, आप पढ़े होइएगा। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, जिसको बट्टा का जोड़ कहते थे पहले जो पढ़ते थे, तो वही हुआ भिन्न। समझ गए? अब भिन्न में और पूर्णांक में, परिमेय संख्या में अंतर क्या है जानते हैं? भिन्न जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। भिन्न में ही p/q के रूप में लिखा जाता है। दोनों में समानता देखिए। कोई पूछे कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या समानता है, तो उसके समानता को देखिए। भिन्न और परिमेय संख्या, समानता और अंतर दोनों को आज समझ लीजिए। छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको देखने की जरूरत। भिन्न किसको कहते हैं? ये भी p/q के रूप में लिखा जाएगा, इसमें भी q 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन अंतर क्या जानते हैं? यहां पर p और q क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। यहाँ पे पूर्णांक नहीं होता है। और प्राकृतिक संख्या होने का मतलब यह है कि भिन्न कभी भी निगेटिव नहीं होता है। भिन्न हमेशा होगा, 4/5 होगा, 5/6 होगा, 7/8 होगा, लेकिन कभी भी -4/5 भिन्न में नहीं आएगा। लेकिन परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या 4/5 भी होगा और -4/5 भी होगा। नहीं, यही दोनों में अंतर है, भिन्न में और आप भिन्न का जोड़ बनाते हुए कभी भी -4/5, ये माइनस में नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या कैलकुलेशन में परिमेय संख्या माइनस में भी आता है। इसलिए परिमेय संख्या के भी दो रूप होते हैं, एक होते हैं धनात्मक परिमेय संख्या, एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो वो सब आप पढ़े छोटे क्लास में भी, थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या होता है ऐसा परिमेय संख्या जिसका अंश और हर, जिसका अंश और हर जिसमें समान चिन्ह हो। क्या हो? समान चिन्ह हो, एक ही जैसा चिन्ह रहे, तो उसको बोलेंगे कि धनात्मक परिमेय। और जिसमें असमान चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह हो। अब समान और असमान चिन्ह एक एग्जांपल दे देते हैं, देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे अगर -4y-3 है, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना, तो ये कट गया, तो 4/3 पद मिला हमें। क्या मिला? 4/3 धनात्मक हो गया, और प्लस है तो ऑलरेडी है ही 6/7, तो स्पष्ट ही देख के ही लग रहा है। यानी दो बार ऊपर नीचे अगर माइनस भी होगा दोनों साइन, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। और इसमें क्या लिखे? असमान चिन्ह। असमान चिन्ह, अब समान चिन्ह का मतलब समझे, ऊपर नीचे दोनों में एक ही साइन, ऊपर नीचे दोनों में एक ही साइन।
असमान चिन्ह का मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे हम 6/7 लिखे तो इसमें दे दिए प्लस में 7, अगर कुछ नहीं है -6/7, तो ये हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या। असमान चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए जैसे 8 है बट्टा 9 है तो 8/-9, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। असमान चिन्ह है तो ऐसे परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब पूर्णांक और भिन्न, इसमें दो चीज आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो भिन्न भी समझ गए यहां पर, नहीं भिन्न में क्या होगा, जो p/q के रूप में लिखा जाए और जहां p और q क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। क्या हो, p और q प्राकृतिक संख्या हो और q 0 के बराबर नहीं हो, q 0 के बराबर नहीं हो, इसको हम भिन्न बोलते हैं। पूर्णांक तो आप लोग समझ ही गए, बता दिए। अब पूर्णांक भी देखिए गौर से, तो इसमें भी दो चीज है पूर्णांक के अंतर्गत। ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, बहुत काम का ये फ्लो चार्ट है। देखिए जो भी हम बना रहे हैं, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है पूर्ण। इसमें दो चीज हो गया, एक हो गया ऋणात्मक संख्या माइनस में, और दूसरा पूर्ण संख्या। ये दोनों के मिलने से बन गया पूर्णांक। वही ना बताए थे, ऋणात्मक मतलब प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप, और पूर्ण संख्या दोनों को मिलने से क्या बन गया, पूर्णांक। तो यही हुआ, पूर्णांक बन गया। अब पूर्ण संख्या भी दो, इसमें भी दो चीज, क्या क्या सर, एक 0 और 0 से शुरू होने वाले सभी प्राकृतिक संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। नहीं, 0 और प्राकृतिक संख्या ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया। नहीं, ये सारा आ गया किसके अंतर्गत, ये सारा का सारा आ गया परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो चलिए पूर्णांक आप समझ गए क्या हुआ, समझ में आ गया। भिन्न समझे, जो p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q प्राकृतिक संख्या हो और q 0 के बराबर नहीं हो। भिन्न कभी भी -5/4 नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या क्या हो सकता है, -5/4 हो सकता है। यानी इससे पता हमें क्या चला, इससे अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज हमें पता चला। क्या पता चला कि हाँ, ध्यान से अगर एक भिन्न परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन एक परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि भिन्न हो भी। क्यों, इसलिए कि परिमेय संख्या में p/q क्या होता है, p और q पूर्णांक होता है, भिन्न में तो पूर्णांक नहीं होता है। भिन्न में क्या होता है, तो कहिएगा पूर्णांक सर तोड़ के जो लिखते हैं 2.4/3, वो दूसरा चीज हुआ, उसको कहते हैं हम क्या, उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। वो दूसरा चीज हो गया तोड़ के लिखना। वो वाला भिन्न जो होता है वो क्या हो, भिन्न कभी भी निगेटिव ऋणात्मक नहीं होता है। यानी इससे और परिमेय संख्या धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो एक परिमेय संख्या, हाँ ध्यान समझने की जो बात गौर करने के नोट, भिन्न क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या भिन्न हो सकता है, एक परिमेय संख्या भिन्न हो सकता है, लेकिन एक भिन्न, हाँ ध्यान समझ, परिमेय संख्या भिन्न हो सकता है। जो परिमेय संख्या जैसे 4/5 ये भिन्न भी हो सकता है, लेकिन -4/5 नहीं होगा। लेकिन गौर करने की बात यहाँ है, भिन्न जो है यहाँ पर चाहे 5/4 -5/4 नहीं। अब देखिए -5/4 क्या भिन्न होगा, -5/4 भिन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णांक है इसमें। और जबकि भिन्न का क्या है परिभाषा, भिन्न कहते हैं जो ऐसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जिसमें p और q दोनों क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। यानी इससे हमें कंक्लूजन क्या पता चला, एक भिन्न परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हर परिमेय संख्या भिन्न हो ये जरूरी नहीं है। यानी परिमेय संख्या, हाँ भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसमें 5/4 एक भिन्न है और 5/4 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं ना। लेकिन -5/4 ये परिमेय संख्या है, क्या -5/4 भिन्न होगा, नहीं होगा। तो भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकता है, भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या एक भिन्न एक परिमेय संख्या एक भिन्न हो ही, लेकिन परिमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं। ये अब फिर हम पूछते हैं, या बोलिए क्या एक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्णांक, क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, हो सकता है सर। 0/4 होगा ना परिमेय संख्या, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। क्या 4/0 को हम परिमेय संख्या कहेंगे, नो सर। क्यों,
चूंकि q इज नॉट इक्वल टू 0, अपरिभाषित, निरर्थक हो जाएगा नहीं। तो ये हुआ परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आ गए? पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। पूर्णांक के अंतर्गत क्या आया? ऋणात्मक पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या के अंतर ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आ गया? शून्य से शुरू होने वाले सभी प्राकृतिक संख्या। ये सारे संख्या किसमें आ जाते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। और भी बहुत सारे संख्या, जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, और अभाज्य संख्या हो गया, यौगिक संख्या हो गया, नहीं, ये सब ये सारे संख्या किस संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं? परिमेय संख्या के अंदर। तो परिमेय संख्या आप समझ गए? आया समझ में परिमेय संख्या? और परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जिसे किस रूप में लिखा जाए? रूट ए के रूप में लिखा जाए। किस रूप में? रूट ए के रूप में। जहां रूट ए, जहां ए क्या हो? एक अपूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? अपूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं वो समझिए। अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट, हाँ अब देखिए रूट 10 भी होगा ना, रूट 11 इत्यादि। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन, वो भी बता रहे हैं। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। क्यों सर? तो पाई का जो वैल्यू होता है वो जो हम लेते हैं 3.14151965 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो समझ गए? तो अपरिमेय संख्या का मतलब यह है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसका पूरा वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलता है, दशमलव में बढ़ते चला जाता है। अब दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती दशमलव, समावर्ती दशमलव होता है, और एक होता है जो बढ़ते अनावर्ती दशमलव, जो लगातार उसका क्या होता है? प्रयोग, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत अशांत भी होता है। अशांत दशमलव जो कभी खत्म नहीं होता है, बढ़ते चला जाता है, तो वही होता है, उसी के अंतर्गत आता है। या तो रिपीट होने वाला, अपरिमेय संख्या में दो चीज आता है। एक जैसे दो क्या होगा? 2 एक से लगेगा और खुद से लगेगा। 3 एक से लगेगा और खुद से लगेगा। 5 एक से लगेगा और खुद से लगेगा। लेकिन 4 नहीं होगा, वो 2 से भी लग जाता है। तो ये हुआ अभाज्य संख्या। अब आप क्या बोले? हाँ अब बोलिए सर, क्या बोल रहे थे कुछ? तो मतलब 2 अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? हाँ, 2 अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा सर? जैसे कोई भी 2 अभाज्य संख्या में लिए तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है? इस दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 3 और 5 इसका भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो 2 अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो अभाज्य संख्या समझ गए। और अभाज्य संख्या के भी अंतर्गत 3 छोटे छोटे संख्या आते हैं। एक होता है सह अभाज्य, एक होता है जुड़वा। तो वो सब छोटे क्लास की चीजें, बहुत छोटे क्लास, समझ गए ना? तो ये अभी मेन चीज हम देखेंगे, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का उल्टा होता है, इसमें देख लीजिए, अगर है तीनों थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं। अभाज्य संख्या, इसमें कहते हैं जुड़वा, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। हाँ, जुड़वा अभाज्य संख्या बता रहे, नहीं सुने हैं नाम? क्या नहीं, पहली बार सुनिए रहे। चलिए, तो आज समझ लीजिए किसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या के बाद होता है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य तिर्यक संख्या, या तिर्यक का तिर्यक अभाज्य संख्या, या तिर्यक अभाज्य। देखिए बस अब छोड़ दो, 10 बज गए। आप ही बोल रहे हैं 10 बज गए। अच्छा ठीक है, छोड़िए। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ये समझा देते हैं। देखो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं 2 संख्या जो दोनों अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर घटाने पर 2 आए। 2 अभाज्य संख्या जिसको घटाने पर क्या है? 2 आए। 2 अभाज्य संख्या जिसको घटाने पर क्या है? 2 आए। घटाने पर 2 हो, उसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5, 5 और 7,
11 और 13, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है ना, और दोनों को घटाते हैं तो 2 आता है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 11, 13 - 11 2। तो ऐसे संख्या को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। कोई भी दो संख्या जिसका HCF मौसो 1 हो, मौसो क्या हो 1 हो, ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 और 7, कोई भी दो नंबर लीजिए, HCF खाली मौसो 1 आना चाहिए। 7 और 9, 7 और 9, 9 और 14, 9 और 14, ये भी क्या हो जाएगा सबका सहअभाज्य संख्या। और तिर्यक अभाज्य संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या का ऐसा समूह, 3 अभाज्य संख्या जिसको घटाने पर 2 आए। जैसे 3, 5 और 7, 3 अभाज्य संख्या तीनों है ना, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी और 7 भी है नहीं। 3 अभाज्य संख्या का समूह जिसको आपस में घटाने पर 2 आए, ऐसे संख्या को बोलते हैं तिर्यक अभाज्य संख्या। जैसे 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, 7 - 5 क्या होगा 2। तो इसको क्या बोलेंगे तिर्यक अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको तिर्यक अभाज्य संख्या। आई बात समझ में। तो अभाज्य संख्या में ये सब चीज आ गया, इतना चीज अभाज्य संख्या के अंतर्गत। अभाज्य संख्या आ गया समझ में। अभाज्य संख्या का उल्टा होता है एक भाज्य संख्या। बस अब इसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही हम बोलते हैं यौगिक संख्या भी। क्या बोलते हैं यौगिक संख्या बोलते हैं। यौगिक संख्या होता है ये। भाज्य संख्या क्या होता है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा यानी 2 से अधिक संख्या से भाग लगे। उसमें कहे थे 2 संख्या, इसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लगे। अभाज्य का उल्टा भाज्य। से भाग लगे। जैसे 4 हो गया तो 4 किस किस से लगेगा 1 से 2 से और खुद 4 से। 6 हुआ 1 से 2 से 3 से और खुद 6 से। आए समझ में। तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या ऊपर वाला, इस सारे संख्या को हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। कौन संख्या भाज्य संख्या यौगिक संख्या जो 2 से अधिक संख्या से भाग लगे। तो जैसे 4, 1 से 4 से तो लगता ही और बीच में 2 से भी लगता है। 6, 1 और 6 से तो लगता ही और 2 और 3 से भी लगता है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया भाज्य संख्या। अब जो हम दूसरा चीज लिखे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या है देखिए, दूसरा प्रमेय जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय आपके बुक में है लेकिन इसको आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए। ये प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि गुणनफल के रूप में जो उसको लिखा जाएगा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, वैसा गुणनफल किसी दूसरे संख्या का नहीं होगा। जैसे अगर 8 है तो 8 को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना अभाज्य संख्या। अगर हम 15 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 3 गुने 5। लेकिन 3 गुने 5 केवल 15 का ही होगा। 3 गुने 5 18 का नहीं होगा गुणनखंड। ये गुणनखंड किसी दूसरे संख्या का नहीं होगा। यही कह रहा है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत। अब कोई भी नंबर उसके जगह पर। अब यहीं पे देखिए इसी से हमको दो चीज, अब 2 कॉन्सेप्ट निकलता है। अब जैसे हम कहें मान लीजिए नंबर ले लिए जो 2 नंबर, एक नंबर ले लिए 6 और दूसरा नंबर ले लिए 18। क्या ले लिए 18, 2 संख्या ले लिए। अब इसका लौसो मौसो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी अभाज्य संख्या देखें अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हम लौसो मौसो देखते हैं। तो 6 का क्या होगा, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से लगाएंगे तो 2 से 3 बार में 6, 3 1 6 हो गया। और 6 के साथ साथ 18 तो किस किस से लगेगा 2 से। 2 9 18, 3 से 3 3 9 और 3 से क्या हो जाएगा 1। तब ये क्या हो जाएगा 6 का, बोलिए 2 गुने 3। ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1। कैसे लिख सकते हैं इसको। 2 पर पावर 1 गुने 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 पर पावर 2। अब देखिए अब इसी संख्या को हमको कह दे कि लौसो निकालने और मौसो निकाल